सबसे पहले तो मैं थार लेने गया था, मेरा मूड थार लेने का था। और अभी जो गाड़ी आ रही है एट प्रेजेंट, उसमें बहुत से फीचर्स इसमें से डिलीट भी कर दिए हैं। ये वाला मॉडल एग्जैक्टली हम लोगों ने इसके 2710 दिए थे। तो जो पावर इसमें पेट्रोल में है वो मैंने डीजल वाली भी चला के देखी है। उसमें अगर कोई इशू आ रहा है तो महिंद्रा के पार्ट पे आ रहा है, बट वो इतना फ्लुएंटली नहीं चल रहा है। कभी कभी हैंग होता है, कुछ होता है। तो उन्होंने बोल रखा है कि थोड़ा सा इशू आया था कि पूरा अंदर नहीं जा रहा था। तो पीछे से एक एक्टिवा वाला आ रहा था बहुत स्पीड में, वो आके घुस गया। अगर उस टाइम पे स्कॉर्पियो एन आई होती तो मैं शायद वो उस पे भी जाता, बिकॉज वो थार और एक्सयूवी का परफेक्ट कॉम्बिनेशन है। So hello viewers, welcome to another new fresh video of Technical Bhopal YouTube channel. My name is अमन शर्मा और आज हम करने वाले हैं एक कार का रिव्यू जो आप सभी के सामने खड़ी हुई है। हमारे सामने है महिंद्रा XUV 700 AX7 वेरिएंट, जो इसका टॉप मोस्ट वेरिएंट आता है और ये भी ऑटोमेटिक में है और साथ में आप देख सकते हैं रेड कलर में। तो हमारे साथ में तरन भाई कैसे हैं? बहुत बढ़िया है। आज आपकी गाड़ी का हम रिव्यू करने वाले हैं। आपको बहुत सारी चीज़ें गाड़ी के बारे में बताना है, जो आपने एक्सपीरियंस किया है गाड़ी के साथ में, एंड कैसा आपका एक्सपीरियंस रहा है बाय करने से लेके अभी तक, वो आप सभी को व्यूअर्स को बताना है। तो रेडी, चलें अपन करें डन। तो सबसे पहले आप मुझे बताइए, जो गाड़ी की प्राइसिंग वगैरह है वो आपने कितनी पे करी जब आपने इसको लिया था? ये वाला मॉडल एग्जैक्टली हम लोगों ने इसके 2710 दिए थे, 27,10,000। ओके, ठीक है। और अभी इसका कुछ प्राइस शायद बढ़ गया है, मेरे ख्याल से 30 के अराउंड हो गया ये वाले मॉडल का। अच्छा। AX7 लग्जरी पेट्रोल ऑटोमेटिक, मतलब इससे ऊपर अभी कुछ भी नहीं है। और अभी जो गाड़ी आ रही है एट प्रेजेंट, उसमें बहुत से फीचर्स इसमें से डिलीट भी कर दिए हैं। जो उस टाइम पे आ रहे थे जब मैंने ली थी, क्योंकि अभी इसको लिए हुए कुछ 10 महीने हो चुके हैं। हाँ। मैंने लास्ट ईयर फरवरी में ली थी, जनवरी में बुक करी थी और फरवरी में मेरे को डिलीवरी मिल गई थी गाड़ी की। तो अच्छा, मतलब आपको अभी कितना ड्राइव कर लिया होगा आपने अभी एग्जैक्टली कल परसों मेरी गाड़ी के टोटल 10,000 किलोमीटर हो चुके हैं। 10,000 किलोमीटर हो चुके हैं, मतलब इसकी पहली सर्विस हो गई होगी गाड़ी की। हाँ। तो सर्विस वगैरह का एक्सपीरियंस आपका कैसा रहा? सर्विस का एक्सपीरियंस मतलब एट प्रेजेंट जो डीलरशिप पे मैं जाता हूँ वो तो सब कुछ बहुत सही है। अच्छा। वो लोग काम भी बहुत अच्छे तरीके से करते हैं, और अगर मेरा कोई इशू भी होता है तो उसको रिजॉल्व अपने एंड पे बहुत अच्छे तरीके से करते हैं। अगर कोई इशू आ रहा है तो महिंद्रा के पार्ट पे आ रहा है, बिकॉज वो उन लोगों को उस तरीके से शायद वो चीज़ें बता नहीं पा रहे कि गाड़ी में ये दिक्कत है तो ये करना है। तो वो मतलब उनको R&D बहुत करनी पड़ जाती है उस चीज़ में, पर वो अपने एंड पे कर देते हैं चीज़ें। मतलब कभी भी उन्होंने मेरे को किसी चीज़ के लिए ना नहीं बोली। हाँ। पर हाँ, थोड़ी बहुत इश्यूज हैं जो आते हैं, उनके लिए मैं थोड़ा सा परेशान होता रहता हूँ। अभी एट प्रेजेंट 90% मेरी प्रॉब्लम सॉल्व हो चुकी है। एक ही प्रॉब्लम है जो हर एक्सयूवी ओनर की है आज की डेट में, वो है सस्पेंशन नॉइस। वो भी मेरे को उम्मीद है कि थोड़े दिन में सॉल्व हो जाएगी। हाँ, तो वो भी मतलब धीरे धीरे करके हाँ, वो बिकॉज उसका रिकॉल आ ही गया है ऑलमोस्ट। तो जैसे ही वो हो जाएगा तो मेरे ख्याल से वो हो जाएगा। और नई गाड़ी जब भी कोई आती है उसमें कुछ ना कुछ फॉल्ट्स तो होते ही हैं। हाँ। तो ओवर द टाइम वो धीरे धीरे जाके सही होता है। अच्छा, जब आपने ये गाड़ी आई थी मार्केट के अंदर, तो आपने जब भी बुकिंग कराई थी कि थोड़ा टाइम आपने रुक के बुकिंग कराई थी? नहीं, ये गाड़ी शायद लॉन्च हुई थी 15 अगस्त पे, इफ आई एम नॉट रॉन्ग। हाँ, नहीं 21 में लॉन्च हुई थी। मैंने 22 के इसी साल के जनवरी में बुक कराई थी। ठीक है। तो आपको कितना टाइम बाद गाड़ी मिल गई? 2 हफ्ते बाद ही मिल गई थी। 2 हफ्ते बाद? तो मतलब लिंक्स गाड़ी तो रेडी थी, लिंक्स वगैरह थे या फिर ऐसे ही मिल गई हाँ गाड़ी? मतलब थोड़ा बहुत था, थोड़ा सा कॉम्प्रोमाइज भी करना पड़ा। मतलब मैंने जो गाड़ी बुक करी थी वो थी AX7, ये AX7 लग्जरी है। वो थी AX7 वाइट डीजल मैनुअल। ठीक है। ये मेरे को मिली AX7 लग्जरी पेट्रोल ऑटोमेटिक और रेड कलर में। और उस टाइम पे मतलब ये था कि अभी भी एट प्रेजेंट शायद सिर्फ टोटल भोपाल में 3 या 4 गाड़ियां हैं जो रेड कलर की हैं। और उस टाइम पे ये 6, 7, 8 महीने तक अकेली यही रेड कलर की गाड़ी थी भोपाल में। अच्छा, मुझे तो ये लग रहा था आपने रेड कलर स्पेशली मंगवाया, इसलिए मैंने आपसे पूछा कि कितने टाइम बाद। नहीं, ऐसा रहता है ना कि कोई को भी गाड़ी ना जो उसे चाहिए वो गाड़ी मिल ही नहीं रही है। ऐसा मुझे लगता है आपके साथ में भी हुआ है, क्योंकि वो ना मतलब उनके पास में जो स्टॉक होता है वो उसको क्लियर करने की ज्यादा सोचते हैं कि हमारा स्टॉक क्लियर हो जाए। पर वो मतलब वेटिंग पे थोड़ा सा ज्यादा होता है कि अगर वेटिंग हुई हो कि 2-3 महीने भी रुका हो, मैं तो रुका ही नहीं, मतलब मिली गई साथ साथ। और मेरे को भी था कि हाँ ठीक है जल्दी मिल रही है, तो हम लोगों ने यही कर ली कि हाँ ठीक है रेड पे कॉम्प्रोमाइज कर लेंगे। पर मेरी फर्स्ट प्रेफरेंस वाइट थी और डीजल थी। पर जो पावर इसमें पेट्रोल में है वो मैंने डीजल वाली भी चला के देखी है, उसमें इतना मजा नहीं है। अच्छा। और ऑटोमेटिक में पेट्रोल में जब 200 bhp एकदम पंच करता है तो थोड़ा और अच्छा मजा आता है इसको चलाने में। वैसे ये 2 लीटर का इंजन है जो आपके सामने है, और इसके अंदर 200 PS की आपको पावर मिल जाती है और 173 न्यूटन मीटर का टॉर्क मिलता है। ऑटोमेटिक ट्रांसमिशन है, तो काफ़ी अच्छा पंची इंजन है इसका, है ना? डेफिनेटली। अच्छा, मैं आपसे ये बोलना चाहूँगा, ये आपकी फर्स्ट कार है या फिर आपने कोई कार पे से इसको स्विच किया? मतलब पहले आपने कोई और गाड़ी ड्राइव करी है क्या? नहीं, ऐसे तो हमारे पास लाइक टोटल 4 गाड़ियाँ हैं। ओके। अभी इसको मैंने इको स्पोर्ट को देके ये ली थी। ओके, तो मतलब इको स्पोर्ट से आपने इस पे स्विच किया है? ओके। और 3 जो गाड़ी हैं वो और कौन कौन सी? एक एंडेवर है, एक इनोवा क्रिस्टा है और एक सियाज है। ठीक है। तो इससे पहले आप कौन सी ड्राइव करते थे ज़्यादा अपने डेली रूटीन में? डेली रूटीन में मैं एंडेवर या इको स्पोर्ट।
तो एंडेवर से इस पे आने में तो आपको बहुत ज्यादा पावर लॉस लगा होगा, क्योंकि उसका इंजन तो मतलब डेफिनेटली मतलब थोड़ा बहुत लगता है, पर हाँ क्योंकि ये ऑटोमेटिक है तो इतना फील नहीं हो पाता। मतलब इसमें कभी कभार मेरे को लगता है ज्यादा ही पावर है, बिकॉज मेरी एंडेवर मैनुअल है। हाँ। वो भी ऐसे ही है जैसे ये भोपाल की अकेली वो है, तो वो भोपाल में इकलौती मैनुअल ट्रांसमिशन है। अच्छा, हाँ, तो फिर आपको मैनुअल ट्रांसमिशन बहुत कम लोगों के पास है। डन डन। अच्छा, आपको क्या क्या इसकी प्रेजेंस में अच्छा ही लगती है, कि क्या मतलब क्या देख के आपने गाड़ी लिया, थोड़ा सा आप व्यूअर्स को बताइए प्लीज। मैंने जब मैं ये देखने निकला था, मतलब इको स्पोर्ट सेल करने का जब सोचा था, तो बहुत सी गाड़ियां देखी थी। सबसे पहले तो मैं थार लेने गया था, मेरा मूड थार लेने का था। थार 4x4? 4x4 थार और कन्वर्टेबल। ओके, अच्छा, सॉफ्ट टॉप के साथ में। हाँ, हम फील लोग लेने के लिए फुल हम लोग थार लेने ही गए थे। हाँ। पर एक्चुअली मतलब थार तो देखी भी नहीं, उससे पहले किसी की डिलीवरी हो रही थी इसकी। हाँ। तो हम लोगों को तीनों को यही पसंद आ गई, फैमिली में सबको। तो सबने बोला कि ये ले लेते हैं। मैंने कहा यार ये तो मिलेगी ही नहीं, इसकी तो एक एक दो दो साल की वेटिंग है। हाँ। हम थार लेते हैं। पर मतलब इसको जब देख के अंदर गए ना, तो फिर जब थार चलाई हुई तो वो मन ही नहीं आ रहा था। थार चलाते हुए भी हम लोग बोल रहे थे कि यार उसमें जो मजा है वो इसमें शायद नहीं है। पर इसकी टेस्ट ड्राइव उस टाइम अवेलेबल नहीं थी। अच्छा। तो हमने थार चलाई, थार पेट्रोल चलाई थी मैंने, पावर वावर सब सही लगा था। पर थार में थोड़ा सा पीछे वाले को मेरे को लगता है कि कंफर्टेबल कम रहता है। तो 4 लोगों के हिसाब से वो इतनी कंफर्टेबल नहीं थी। तो फिर हमने बाय चांस ही उनके पास इसकी गाड़ी आ गई थी, टेस्ट ड्राइव व्हीकल। तो मैंने ये टेस्ट ड्राइव करी, ये हमें ठीक लगी। फिर साथ में सफारी करी, हैरियर करी, हेक्टर, क्रेटा, इस रेंज में जितनी भी गाड़ी है मैंने कोई भी नहीं छोड़ी। एक्सेल 6, अर्टिगा, सब गाड़ियां टेस्ट ड्राइव करी थी। उनमें मेरा फाइनल जो आ रहा था, एक तो क्रेटा पे था पहले कि क्रेटा लेंगे। बट क्रेटा का वही था कि अभी जैसे उसका शायद फेसलिफ्ट भी आने वाला है थोड़े दिनों में, तो वो पुरानी हो जाती। प्लस वो फिर इको स्पोर्ट के कंपैरिजन में वही छोटी थी, और प्राइस रेंज के हिसाब से इसमें 7 सीट्स मिल रही थी। और सेम हैरियर पे अगर हम जा रहे थे तो उसमें भी 1 लाख का फर्क था, उतने में हमें सफारी मिल रही थी। और सफारी का ऐसा था कि सफारी तो एक दिन में ही मिल रही थी। अच्छा। तो ये था फाइनल डिसीजन कि या तो ये लेंगे, दोनों बुक कराएंगे, जो पहले आ गई वो ले लेंगे। पर इसका मेरे को इतना ज्यादा कॉन्फिडेंस मिल गया वहां से कि गाड़ी मिल ही जाएगी, तो फिर मैंने सफारी बुक ही नहीं कराई। हाँ, फिर ये सबसे बेहतर गाड़ी, और फिर नई भी आई है ना। और सफारी का ऐसा है, सफारी पे यूजुअली वही लोग जा रहे हैं जिनको एक्सयूवी मिल नहीं रही। और सफारी लोगों को थोड़ी मस्कुलर लगती है। 4x4 तो उसमें भी नहीं है, वो तो है ही नहीं, वो तो टाटा की कोई भी गाड़ी में नहीं है। 4x4 तो कोई मतलब तो लोगों को थोड़ा सा वो लग रहा है कि वो थोड़ी मस्कुलर गाड़ी है, थोड़ी बड़ी। अब मस्कुलर के लिए हमारे पास इनोवा है, एंडेवर है, तो ये थोड़ी ठीक लग रही थी उस हिसाब से। प्लस इसमें जो ADAS के फीचर्स हैं और जो अंदर इसका लेआउट है, बहुत सारे जो नेक्स्ट जेन मर्सिडीज वाले फीचर है, मैं तो मर्सिडीज वाली बोलता हूँ। बिल्कुल, वो फीचर्स देखने में भी फील आता है, टाटा में कहीं नहीं है। और जो थोड़े बहुत इधर उधर थोड़ी बहुत छोटी मोटी चीजें हैं, जो दिक्कतें हैं, वो टाटा में भी हैं, वो इसमें भी हैं। टेक्निकल ग्लिचेस उसको तो हम कर ही नहीं सकते हैं, क्योंकि क्या है ना, जो हमारा इंडियन ब्रांड है ना, वो आफ्टर सेल सर्विस पे थोड़ा सा कम ध्यान देता है। देखा गया है इस चीज को। तो वो तो आप या तो टाटा ले लो या महिंद्रा ले लो, वो एक ही बात हो जाती है। आपको थोड़ा बहुत तो सर्विस सेंटर के, हालांकि मेरे को समझ में नहीं आता कि सॉफ्टवेयर वाली प्रॉब्लम में टाटा और महिंद्रा, मतलब दोनों की जो सॉफ्टवेयर फर्म्स हैं वो इतनी ज्यादा अच्छी हैं, उनकी गाड़ियों में ऐसी चीजें आनी नहीं चाहिए। नहीं आनी चाहिए, सही बात है। आपने स्टोरी वगैरह भी मैंने आपकी देखा है कि एप्पल कारप्ले में थोड़ा सा आपको प्रॉब्लम आ रहा था, फिर बाद में सॉफ्टवेयर नहीं, एप्पल कारप्ले में अभी एट प्रेजेंट भी प्रॉब्लम है। अच्छा। क्योंकि एप्पल कारप्ले इन्होंने जब गाड़ी दी थी तो कुछ 6 महीने तक इसमें एप्पल कारप्ले नहीं था। और मेरे से पहले जिन्होंने अगस्त में ली थी, उनके में एंड्रॉइड ऑटो भी नहीं था। तो मैंने जब डिलीवरी ली तो एंड्रॉइड ऑटो आ गया था, बट मैं एप्पल यूजर हूं तो मेरे को कुछ यूज ही नहीं हो पा रहा था उसका। तो अभी 2 महीने हुए हैं एप्पल कारप्ले आए हुए, बट वो इतना फ्लुएंटली नहीं चल रहा है। कभी कभी हैंग होता है, कुछ होता है। तो उन्होंने बोल रखा है कि कुछ गाड़ियों में तो वो अब अपडेट कर भी नहीं रहे जब तक नई अपडेट नहीं आ जाती। तो कह रहे हैं जैसी नई अपडेट आ जाएगी तो ये हम सही करके आपका कर देंगे। पर वैसे बहुत अच्छा है, वायरलेसली गाड़ी में बैटरी कनेक्ट हो जाता है, पूरा स्क्रीन लेआउट अच्छे से आ जाता है उसमें। बस वही है कि थोड़ा हैंग हो जाता है, कभी कभार चलते चलते बंद हो जाता है, और मल्टीटास्किंग नहीं कर सकते आप उसमें। थोड़ा सा प्रॉब्लम है, मतलब इनका जो एक सॉफ्टवेयर इशू थोड़ा सा इशू है। अच्छा, साइड से अगर हम बात करें तो साइड से कुछ गाड़ी की आपको इस टाइप की प्रोफाइल मिल जाती है, या आपको कुछ एलॉय व्हील्स मिलते हैं, प्लस टाइप डोर हैंडल्स मिलते हैं। तो अच्छा, मुझे आप इसके बारे में थोड़ा सा ओपिनियन दीजिए। आप इसको जब यूज करते हैं तो ऐसा तो नहीं लगता है कि कहीं ये गिर जाएंगे, टूट जाएंगे? नहीं, इसका मतलब मैंने जब लेनी भी थी ये, तो मैंने बहुत से लोगों के रिव्यू भी देखे थे और सब लोगों का देखा था। लोग बोलते थे कि ये टूट जाएगा या कुछ हो जाएगा। पर अब ये यूज करने के बाद ये बहुत रफ एंड टफ है, इसमें कुछ भी नहीं होता। और एक्चुअली AX7 मॉडल जो इससे एक नीचे वाला, उसमें ये वाले नहीं आते हैं। इसमें मैं आपको बताऊं, अगर मैं इसको लॉक करूंगा तो ये फ्लश हो जाएंगे अंदर अपने आप, और मैं अनलॉक करूंगा तो ये अपने आप बाहर आ जाएंगे। वो जो मॉडल्स हैं इससे नीचे वाले, उनमें आपको प्रेस करके इसको अंदर करना पड़ता है, प्रेस करके बाहर करना पड़ता है। तो उसमें एक डिसएडवांटेज ये है कि सपोज कभी गाड़ी लॉक है और कहीं पे भी खड़ी हुई है, तो कोई भी आके इसको प्रेस करेगा तो ये निकल आएगा बाहर, और ये निकला ही रह जाएगा जब तक इसको कोई अंदर नहीं करेगा। तो वो एक इशू आ जाता है उसमें। बाकी ये वाले बहुत रफ एंड टफ है, इसमें कुछ भी इशू नहीं आता। एक बार ये लेफ्ट हैंडल में
थोड़ा सा इशू आया था कि पूरा अंदर नहीं जा रहा था। Okay. तो वो उन्होंने थोड़ी सी ऑयलिंग करी उसकी, तो सही किया, वो हो गया। वो भी मेरे ख्याल से शायद किसी ने सफाई करते हुए या कुछ करते हुए उसको कुछ कर दिया था, तो वो ऐसा इशू आया था। बाकी तो बहुत अच्छी क्वालिटी है इसकी। क्वालिटी तो नो डाउट अच्छी है, लेकिन मैंने सोचा आपसे इस बारे में पूछ लूं कि कुछ होता तो नहीं, मतलब मैंने देखा है, कभी कभार मेरी खुद की भी जान निकल जाती है, लोग उसको बहुत गंदे तरीके से खींचते हैं ऐसे करके, कहीं टूट पर ना जाए, हाँ, हाथ में पर ना नहीं, जाए, वही मतलब चीज़ है। अगर आप वीडियो में देखोगे ना तो आपको लगेगा बहुत डेलिकेट चीज है, पर जब आप यूज करोगे तो मेरे हिसाब से जो नॉर्मल हैंडल होता है उससे ज्यादा स्ट्रॉन्ग है ये। ओके, अच्छा पीछे हम आते हैं तो गाड़ी में यहाँ पर फाइबर बॉडी का कंपनी ने यूज़ किया है, यहाँ अगर आप देखेंगे, इसके बारे में क्या कहना चाहते हैं? इसका मतलब मैंने भी बहुत सोचा था, तो जो मैंने एनालिसिस किया उस हिसाब से मेरे को तो ये लगा कि यार बम्पर भी प्लास्टिक के होते हैं, हाँ, तो अगर ये भी प्लास्टिक का है तो मेरे को नहीं लगता कि कोई दिक्कत है। प्लस इसको ऑपरेट करना बहुत इजी है, बहुत लाइट हो जाता है उस वजह से ये। एक चीज इन्होंने डिसएडवांटेज यहाँ दी है कि इसमें पावर टेलगेट नहीं दिया इतने हाँ, प्राइस के बाद भी। ये इतनी महंगी आपने लिए, सही बात बोली पावर आपने। टेलगेट होना चाहिए था, हाँ। जो मतलब मेरी एंडेवर में भी है और अब तो शायद नई वाली इनोवा में भी है। हाँ, इनोवा हाई क्रॉस के अंदर आ रहा है अब तो। पर अगर उस टाइम के हिसाब से कंपेयर करें तो उस टाइम पे जैसे सिर्फ क्रिस्टा थी तो क्रिस्टा में वो नहीं आता था। हाँ। तो उस हिसाब से शायद इन्होंने नहीं डाला, कॉस्ट कटिंग थोड़ी बहुत तो करी है। बाकी गाड़ी 5 स्टार रेटेड है, तो मेरे को लगता नहीं कि प्लास्टिक वाले तो टेलगेट से कोई फर्क पड़ता है। रेटिंग, अच्छा आपने इतनी ज्यादा चला ली है, मतलब 10,000 आपने चला ली है, तो माइलेज क्या कुछ दे रही है ये गाड़ी? माइलेज ऐसा है कि एक तो ऑटोमेटिक गाड़ी की थोड़ी कमी होती है और पेट्रोल की भी। तो अगर इसको अगर आप 60-70 की रेंज में चलाओ तो 10-11 के अराउंड देती है सिटी में या फिर ऑन हाईवे? सिटी में 10-11 के अराउंड देती है, अगर 60-70 की रेंज में आप चला रहे हो और ट्रैफिक थोड़ा कम है तो। अगर कांस्टेंट ब्रेकिंग हो रही है तो 8-9 ऐसा रहता है। बाकी मेरे को अभी बोल रहे हैं ये लोग कि सेकंड सर्विस जैसे 10,000 हो गया, सेकंड सर्विस के बाद ऑब्वियसली बढ़ती है थोड़ी सी माइलेज, तो अब देखते हैं कि कितनी बढ़ती है। मेरे को नहीं भी बढ़े तो मेरे ख्याल से 10 इज सफिशिएंट ऑटोमेटिक गाड़ी में इतना देना, बिकॉज बहुत गाड़ियां नहीं देती हैं। हेक्टर का ही मैंने जो देखा है, मेरे नोन्स के पास किसी के पास है, तो पेट्रोल ऑटोमेटिक वो 6-7 की एवरेज देती है। अच्छा, हाँ, तो फिर वो उस हिसाब से ठीक है, उस हिसाब से इतनी बड़ी गाड़ी और पावर भी बहुत है, 200 bhp का इंजन है। तो डेफिनेटली बहुत बढ़िया हाँ। चीज़ है। अच्छा, इसमें एक और चीज़ है, बहुत सारे फीचर्स कंपनी ने ऐड ऑन करे हैं, लाइक स्काई रूफ है, कैमरा है, एडास दिया हुआ है। तो जो 360 डिग्री कैमरा है और लेन कीप असिस्टेंट वाला फीचर है इसका, वो कैसा वर्क करता है? लगता है आपको कि काम का चीज़ कंपनी हाँ, ने इसके मतलब जैसे बहुत से फीचर्स हैं। पहले तो एडास है, ऑटो पायलट है, ऑटो स्टीयर है, ऑटो इमरजेंसी ब्रेकिंग है, लेन कीप असिस्ट है और 360 कैमरा है। हाँ। तो अगर मैं टोटल यूजेज पे जाऊं तो डेली रूटीन में मेरा लेन कीप असिस्ट और 360 कैमरा ही यूज में आता है। ठीक है। लेन कीप असिस्ट में पूरा टाइम ऑन रखता हूँ मैं। इमरजेंसी ब्रेकिंग इसलिए ऑन नहीं रखता क्योंकि मेरा एक पर्सनल एक्सपीरियंस है जो मेरे साथ हुआ था। जब मैं टेस्ट ड्राइव के लिए गया था गाड़ी की, तो वो जो गाड़ी थी टेस्ट ड्राइव व्हीकल, उसका ऑटो इमरजेंसी ब्रेकिंग ऑन था। हाँ। तो हम लोग जब निकले वहां से तो मेरे को ये चीज आइडिया नहीं था, और मैंने ऑटोमेटिक गाड़ी तब इतनी मेरे को हैबिट नहीं थी चलाने की, तो वो लेके हम लोग निकले। बाय चांस क्या हुआ, अब इंडिया है, रोड पे लोग कभी कभार रॉन्ग साइड आ जाते हैं। हाँ। तो जो ऑटो इमरजेंसी ब्रेकिंग है उसका सेंसर जो है रडार वहां पे लगा हुआ है ऊपर, यहाँ पे आप देखिए, ये वाले पार्ट पे लगा हुआ है। ओके। तो ये यहाँ से सेंस करता है सामने का पूरा एरिया। हाँ। तो एक्चुअल में वो इसलिए बना हुआ है कि हाईवे हो या लोग लेन ड्राइविंग कर रहे हो तो इस रोड पे सिर्फ एक ही गाड़ी जानी चाहिए। पर वहां से क्या हुआ, सिंगल रोड थी और वहां से एक बाइक वाला उल्टा आ रहा था। हाँ। तो गाड़ी ने अपने आप उसको डिटेक्ट किया और गाड़ी ने ब्रेक मार दी। ओके। उस वजह से क्या हुआ, पीछे से एक एक्टिवा वाला आ रहा था बहुत स्पीड में। हाँ। वो आके घुस गया और वो टेस्ट ड्राइव व्हीकल में। अच्छा। तो उस वजह से मैं इमरजेंसी ब्रेकिंग को ऑन नहीं रखता, बिकॉज जब तक आप हाईवे पे नहीं हो, हाईवे पे आप फिर भी आपको कंट्रोल मतलब आप रख सकते हो, थोड़ा सा एनवायरनमेंट सही रहता है। हालांकि वहां पे भी कभी कभार रास्ते में गायें या कोई चीजें आ जाती हैं तो आपको अलर्ट तो रहना पड़ता है उस चीज के लिए। बाकी लेन कीप असिस्ट तो मेरे को बहुत यूजफुल लगता है, बिकॉज मेरा कभी कभार वर्कलोड भी काफी कम हो जाता है उसमें चलाते हुए। थोड़ा सा जैसे अपने हाथ हल्का सा छोड़ भी दिया तो अपने आप स्टीयर कर लेता है। पर जैसे ये रोड है, यहाँ पे अभी मार्किंग प्रॉपर नहीं है। जहां मार्किंग प्रॉपर होगी वहीं, अगर आपने मार्किंग के भरोसे छोड़ दिया, बाय चांस आगे जाके रोड की मार्किंग नहीं है तो ये ठुक जाएगी। क्योंकि मार्किंग नहीं है तो वो सेंस ही क्या करेगा, सेंस नहीं कर पाएगी। वो ये सोचे कि सभी जगह रोड है, अभी मार्किंग तो है। उसमें लिखा भी आता है कि डोंट लीव योर हैंड्स फ्रॉम द स्टीयरिंग व्हील। वो इसीलिए बोलते हैं वो कि आपने अगर छोड़ दिया, पता चले मार्किंग नहीं है, तो गाड़ी ठुक जाएगी। तो ऑटो इमरजेंसी ब्रेकिंग को हम सिटी में यूज नहीं करते। बाकी एडास जो है, ऑटो ड्राइव जो है, ऑटो ड्राइव को मैं काफी यूज करता हूँ जब खाली रोड होती है या हाईवे होता है। वो चलता अच्छे से है, बट वही है कि थोड़ा सा आपको अपना ध्यान रखना पड़ेगा खुद ही। तो यहाँ पर हम आ चुके हैं गाड़ी के इंटीरियर में। अब हम जानने वाले हैं कुछ इंटीरियर के बारे में, क्या कुछ हमें AX7L में मिलता है। AX7L में सबसे पहला जो डिफरेंस एक तो है इलेक्ट्रिक पार्किंग ब्रेक का। Okay. वो AX7 में नहीं आता। ये जो इंटेली कंट्रोल है
ये नहीं आता उसमें। उसमें ऑटो जो एडास आता है उसमें स्टॉप एंड गो फीचर नहीं है। मतलब अगर मैंने ऑटो ड्राइव पे गाड़ी डाली है और आगे वाली गाड़ी की स्पीड के अकॉर्डिंगली ये गाड़ी रुक गई, हाँ, तो ये अपने आप चलेगी नहीं, ठीक। अगर ये एक 7 है तो। हाँ। पर 7L में स्टॉप एंड गो आता है तो अपने आप चल भी पड़ेगी, फिर से भी रुक जाएगी। तो ये एक बेनिफिशियल फीचर इसमें है। बाकी 360 कैमरा इसमें और एड ऑन आता है, मैं एक बार स्टार्ट करके दिखा देता हूँ। बिल्कुल, यहाँ पे आपको हम दिखाते हैं इसका कैमरा है 360 डिग्री कैमरा कैसा वर्क करता है। इस मॉडल में 360 कैमरा है, AX7 में 360 कैमरा नहीं आता। और AX7 का जो कैमरा है उसकी क्वालिटी भी बहुत ही बेकार है। इसका कैमरा मेरे को पर्सनली तो काफी अच्छा लगता है। ये इसका एक बटन यहाँ पे है, बाकी जब हम रिवर्स चालू करते हैं तो अपने आप हो जाए। ये अभी आप देखो, ये बैक कैमरा दिखा रहा है, ये 360 व्यू दिखा रहा है। और इसको हम और चेंज कर सकते हैं, जैसे ये हो गया मेरा फ्रंट व्यू, ये अभी फ्रंट व्यू दिखा रहा है। फ्रंट में भी इसमें अडेप्टिव गाइडलाइंस आती हैं ऐसे, और इधर भी दिखाती हैं। ये साइड व्यू हो गया, लेफ्ट, ये राइट, ये टॉप बैक, ये टॉप फ्रंट, और ये 3D व्यू। 3D व्यू में पूरी गाड़ी आ जाती है कहाँ पे किस एंगल पे खड़ी हुई हाँ। है। यहाँ आप देखिए, जैसे आप स्टीयरिंग को राइट या लेफ्ट हैंड साइड करेंगे तो वो गाइडलाइंस दिखाता है कि किस एंगल पे आपकी गाड़ी जाने वाली है। बाकी इसमें ब्लाइंड व्यू मॉनिटरिंग भी आती है, जैसे लेफ्ट इंडिकेटर दिया तो ये लेफ्ट का दिखाने लग जाएगा, यहाँ पे आप चेक कर पाएंगे। इधर भी लेफ्ट दिखाएगा और इधर भी लेफ्ट दिखाएगा। जैसे मैं राइट दूंगा तो ये दोनों साइड का राइट दिखाने लग जाएगा। वहाँ पे आप देखिए और यहाँ पे भी आप देखिए। ये फीचर भी AX7L में एक एडिशनल है। और एक और फीचर जो बहुत से ओनर्स को नहीं भी पता है, ये मैं बता दूं, इस वाले AX7L में एक फीचर है कि हम इसमें SD कार्ड लगा सकते हैं। उससे ये जो 6 कैमरे हैं, हाँ। ये 24/7 रिकॉर्डिंग करते रहते हैं। तो ये आपका DVR, इसमें DVR भी लगा हुआ है, तो आपका डैश कैम का भी काम करता है। जैसे मैं आपको अगर दिखाऊं तो ये मैंने ये चालू किया, इधर मैं गया सेटिंग्स में, इधर यहाँ लिखा हुआ है DVR, ड्राइव वीडियो रिकॉर्डिंग। ठीक, मैं इस पे क्लिक करूंगा तो ये मेरे जितने भी पुराने वीडियोस हैं ये आ जाएंगे। जैसे ये अभी थोड़ी देर पहले का है। हाँ। तो कभी भी मेरे को ये देखना हो, मैं यहाँ पे भी देख सकता हूँ, नहीं तो मैं SD कार्ड निकाल के इसको कभी भी लैपटॉप में भी देख सकता हूँ। तो ये काफी अच्छी फीचर्स आपको मिल बहुत जाते अच्छा हैं फीचर लग्जरी है। पैक के अंदर में स्पेशली। बिकॉज डैश कैम अगर आप लगाते हो कभी तो वो थोड़ा सा आउट बाहर निकल के और थोड़ा आफ्टर मार्केट फील देता है। हाँ। ये इनबिल्ट आ जाता है और सिर्फ आगे पीछे ही नहीं, मतलब चारों साइड से रिकॉर्ड करता है। तो ये काफी सेफ्टी फीचर है। बिकॉज आजकल डैश कैम तो मेरे ख्याल से थोड़े टाइम में मैंडेटरी भी हो जाएगा गवर्नमेंट के रूल से। तो वो आपको एक एडिशनल सेफ्टी देता है कि बाय चांस कभी कोई ट्रैफिक रूल आपने ब्रेक किया आप या नहीं किया, तो आप अपना एक पॉइंट रख सकते हो कि नहीं मेरे पास कैमरा है, या कोई एक्सीडेंट हो जाता, कुछ हो जाता, तो आप बता सकते हो। तो ये काफी अच्छे फीचर्स हैं। हाँ। अच्छा, इसी के साथ में गाड़ी का जो इंफोटेनमेंट है, स्पीकर्स हैं, वो कैसे काम करते हैं? वो भी एक एडिशनल फीचर है। AX7 में सिर्फ नॉर्मल स्पीकर आते हैं 4। हाँ। AX7 लग्जरी में ये सोनी वाले स्पीकर आते हैं, सोनी एटमॉस के साथ सराउंड साउंड। इसमें ऊपर भी स्पीकर्स हैं, टोटल 12 स्पीकर्स हैं, 2 ट्वीटर्स यहाँ, 2 नीचे बेसिक, ओके, 2 ये ऊपर रूफ में, 2 वहां पीछे रूफ में, उधर पीछे 2 डोर्स पे, एक पीछे सबवूफर और एक सेंटर स्पीकर सोनी का। तो कुल 12 स्पीकर्स का 12 स्पीकर्स हैं। और इसमें बहुत से एडिशनल वो भी आ जाते हैं फीचर्स कि आप सराउंड साउंड को चेंज कर सकते हो, जैसे कि ये है ऑडियो, और इसमें जैसे ये ब्रीजी है, इसमें थोड़ा बेस ज्यादा आता है। पार्टी मोड में थोड़ा सराउंड साउंड आता है, और 3D में 3D साउंड आता है। मेरा पर्सनल फेवरेट ब्रीजी है बिकॉज उसमें थोड़ा बेस ज्यादा आता है। बाकी मतलब उस वजह से मेरे को नीड नहीं लगी कि मैं इसका साउंड सिस्टम चेंज करवाऊं, बिकॉज काफी अच्छा है। और ये जो इंटेली कंट्रोल है, इसमें यहीं से सारी चीजें कंट्रोल हो जाती हैं। जैसे वॉल्यूम करनी है मेरे को तो मैं यहीं से बढ़ा सकता हूँ, मेरे को राइट लेफ्ट स्विच करना है, अगर मेरे को कोई भी बटन प्रेस करना है तो वो कन्वीनियंटली, मतलब ड्राइव करते टाइम बहुत कन्वीनियंट रहता है। बाकी ऊपर सनरूफ दे रखी है इन्होंने, जो महिंद्रा क्लेम करता है कि सबसे बड़ी सनरूफ है इस सेगमेंट में। अभी मुझे जहां तक लगता है हाई क्रॉस इसको थोड़ा सा कॉम्पीट कर रहा है सनरूफ के मामले में। सनरूफ उसकी थोड़ी सी बड़ी है, हो सकता है, पर मतलब मेरे ख्याल से तो इतनी सफिशिएंट है, इससे ज्यादा क्या ही लोगे। हाँ, इससे बहुत ज्यादा हो जाएगा। बहुत बड़ी है, बहुत अच्छा लगता है, एरियल फील आती है। हाँ, बाकी अच्छा, ड्यूअल जोन क्लाइमेट इन्होंने दिया ही हुआ है इसमें। यहाँ आपको चेक करने को अगर मिल आपको जाएगा। लेफ्ट का अलग रखना है, राइट का अलग रखना है, तो आप रख सकते हो। इधर भी पूरे फीचर्स हैं सारे के सारे, ये दोनों स्क्रीन्स के। इसका लेआउट भी आप चेंज कर सकते हो अगर आप चाहो तो। जैसे अभी ये इस डिजाइन पे है, अगर मैं अभी चाहूंगा इसको तो ये नॉर्मल है, ये आ जाएगा इन्फॉर्मेशन पे, ये इन्फॉर्मेशन हो गया। टोटल इन्फॉर्मेशन बताएगा। हाँ, इसमें एवरेज 8.6 का आ रहा है अभी, क्योंकि हम थोड़ा तेज चला के आए थे हाँ। इसलिए।
जो इसका डीजल वेरिएंट है उसमें जिप जैप जूम मोड भी आता है। हाँ, इसमें नहीं है। पेट्रोल में क्योंकि 200 bhp है, तो मेरे ख्याल से मैंने जब चला के भी देखा ना, हाँ। तो उसमें डीजल वाली में जब जूम मोड पे जितनी पावर आती है उसमें नॉर्मली आ जाती है। ओके। इतनी तो वो रिक्वायर्ड नहीं है शायद। अच्छा, इसमें एक और चीज नहीं है, पेडल शिफ्टर्स, उसका कहीं आपको थोड़ा सा खलता है कि आपने इतना पे किया है तो पेडल शिफ्टर नहीं दी है कंपनी ने? लगता है मेरे को, बट मैं सोचता हूँ कि उसको क्या ही यूज करोगे आप। अगर जैसे मैं इसको कभी मैनुअल मोड में भी चलाता हूँ तो इसमें एक फीचर ऐसा है कि अगर जैसे अभी फर्स्ट गियर है, मैं थोड़ी स्पीड तक अगर गियर नहीं बदलूंगा ना तो ऑटोमेटिकली सेकंड पे चला जाएगा। हाँ, तो वो आपका कहीं ना कहीं कंपनी कोई फायदा ही नहीं है, उसको एड ऑन में कर दिया है। गियर लीवर थोड़ा सा हल्का है इसका, मतलब इस प्राइस रेंज में थोड़ा सा और अच्छा आना चाहिए था। थार का भी यही है, स्कॉर्पियो का भी यही गियर लीवर है, तो वो थोड़ा एक क्लासी गियर लीवर आता तो इस फीचर जो ऑटोमेटिक पार्किंग ब्रेक है, हाँ। उसके साथ थोड़ा सा वो अच्छा दिखता। बाकी यहाँ पे इन्होंने वायरलेस चार्जिंग दे रखी है, तो ये मेरे को काफी कन्वीनियंट लगता है कि यहाँ पे चार्ज करता रहता है साइड बाय साइड फोन मेरा। और इन्होंने आगे 2 USB पोर्ट दिए हैं और पीछे डायरेक्ट टाइप सी दिया है, जो हर गाड़ी में नहीं आ रहा। हाँ। तो अब पहले क्या होता था, ये मैं अभी किसी और गाड़ी में भी अगर जाऊं ना तो मेरे को वो USB वाला पोर्ट ढूंढना पड़ता है पहले, हाँ। कि वो वाली वायर लेके जाओ और उसको लगाओ। टाइप सी में कन्वीनियंट है, डायरेक्टली लगाया और टाइप सी हो गया। हाँ, तो आईफोन से यूजर्स के लिए बढ़िया है हाँ। ये चीज। बाकी इधर इन्होंने इसमें ग्लव बॉक्स दिया हुआ है जो कूल्ड है, अगर आप हाथ भी लगाओगे तो ये काफी ठंडा रहता है। हाँ, तो बॉटल वगैरह आपकी हाँ, ठंड रहेगी, बहुत अच्छे तरीके से ठंडी रहती है इसमें। सही है, सही है। बाकी यहाँ पे इन्होंने कुशनिंग दी हुई है पूरे में। अब चलिए हम चलते हैं सेकंड रो स्पेस में। तो सेकंड रो स्पेस में देखने चाहेंगे हम कि कैसा क्या स्पेस है, तो थोड़ा सा आप बताइए व्यूअर्स को कि कैसा स्पेस है गाड़ी के अंदर। ओवरऑल स्पेस तो अभी ये एकदम पीछे करके रखा हुआ है मैंने। हाँ। फुल पीछे, मतलब मैं जब गाड़ी चलाता हूँ तो मैं आगे वाली सीट पूरी पीछे करके रखता हूँ, तब पीछे वाले को इतनी जगह मिलती है, तो मेरे ख्याल से वो सफिशिएंट है। ओके। क्योंकि कोई भी चलाएगा तो वो आगे करके रखेगा। बाकी बैक को भी आप एडजस्ट कर सकते हो ऐसे करके। एडजस्टमेंट दी हुई है यहाँ हाँ, पर। बैक के लिए एडजस्टमेंट है। इधर इन्होंने आर्मरेस्ट दिया हुआ है, और जैसे किसी को कोई ड्राइवर के साथ गाड़ी चलाता है तो उसके लिए एक एडिशनल फीचर है, जो कि ये है बॉस मोड वाला। आपने यहाँ से इसको पुल किया और ये सीट को आगे कर दिया। ओके, तो ये बॉस मोड आपको हाँ। इसमें ही मिल जाता है। अगर आपको अच्छा, पीछे करना है तो पीछे कर सकते हो, आगे करना है तो ये फुल आगे हो गया। तो अब मैं ऐसे बैठ सकता हूँ अगर मैं ड्राइवर के साथ हूँ। स्पेस है, सही चीज है। मतलब आपने जो भी इन्वेस्टमेंट करा है हाँ। वो डेफिनेटली वर्थ है। अच्छा, अगर हमें थर्ड रो में एंटर होना है तो हमें क्या करना होगा? थर्ड रो में इसमें आप उधर वाली सीट से एंटर नहीं हो सकते, इसमें सिर्फ यही वाली जो है टोटल टंबल हो जाती है। ओके। एक सेकंड। थर्ड रो का भी काफी कन्वीनियंट है एंटर करना। इस टाइप से ये एंट्री हो जाती है, सही है। थर्ड रो के लिए इन्होंने पीछे एडिशनल एसी वेंट दिया हुआ है, और उसका जो ब्लोअर है वो यहीं से कंट्रोल हो जाता है। बाकी गाड़ियों में आगे रहता है वो, इसमें यहीं से कंट्रोल हो जाता है, तो हम यहाँ से इसको कंट्रोल कर सकते हैं। बाकी यहाँ पे पॉइंट भी दिए हुए हैं, और जो स्पीकर्स हैं वो तो ऊपर हैं ही। तो पीछे वालों को भी अच्छा स्पीकर का साउंड हाँ, आने वाला है। बस एक डिसएडवांटेज इसका ये है कि इसकी जो ये वाली सीट है एडजस्ट हो जाती है, पर इसको आपको पीछे से करना पड़ता है। अच्छा, मतलब थोड़ा सा इनोवा में अगर हम करें तो यहीं से कर सकते हैं उसको, इसमें थोड़ा पीछे से करना पड़ता है, बट हाँ एडजस्टेबल है और वो एडजस्ट हो जाती है ऐसे करके। अच्छा, आपकी हाइट क्या है? मेरी 5'8". तो हेडरूम स्पेस आपको कैसा लग रहा है अभी? मेरे हिसाब से तो ठीक है, थोड़े बाल ऊपर रहते हैं मेरे, तो ऐसा रहता है। हेयर स्टाइल बहुत प्यारी है आपकी। बाकी वैसे तो सही आप है। ड्राइवर सीट पे बैठते होंगे तो आपने तो यहाँ पे हाँ, बैठना है नहीं, बट मैं यूजुअली ट्राई करता हूँ कि अगर कोई और गाड़ी चला रहा है मैं सेंटर में नहीं बैठता, मैं डिक्की में ही बैठता हूँ, चाहे वो कोई भी गाड़ी हो, एंडेवर, इनोवा, एक्सयूवी में, सब में पीछे बैठता हूँ। मेरे को बहुत मजा आता है। और यहाँ से जो व्यू आता है ना सनरूफ का, वो मतलब आप बता ही नहीं सकते, बहुत प्यारा आता है ये, आप वो बहुत अच्छे तरीके से आता है। सनरूफ पीछे तक जाती है, काफी वाइड ओपन हाँ। है डेफिनेटली, ये तो बहुत बढ़िया चीज़ है ना। इसी के साथ में थैंक यू वेरी मच आपका ऑनरशिप एक्सपीरियंस शेयर करने के लिए। और कुछ आप बताना चाहेंगे गाड़ी के बारे में? अगर कोई परचेज करेगा आज के टाइम पे तो क्या वो परचेज कर सकता है इसको, या फिर मार्केट के अंदर और कोई सी गाड़ी भी है? अभी तक तो मेरे को लगता है इसके कंपटीशन में कोई भी गाड़ी नहीं है। ओके। इनोवा हाई क्रॉस मेरे को थोड़ा सा लग रहा है, बट वो जो प्राइस रेंज में देख रहा हूँ उसका कि वो 30 लाख से भी ऊपर जा रही है। हाँ। तो उस हिसाब से मेरे को लगता है कि ये बेस्ट ऑप्शन है। नहीं तो अगर उस टाइम पे स्कॉर्पियो एन आई होती तो मैं शायद वो उस पे भी जाता, बिकॉज वो थार और एक्सयूवी का परफेक्ट कॉम्बिनेशन है। उसमें फीचर्स भी हैं, 4x4 भी है, डीजल भी है और बड़ी गाड़ी भी है। तो मेरे ख्याल से स्कॉर्पियो एन या फिर ये। ठीक है। अगर मैं एक और आपको क्वेश्चन देना चाहूँगा, अगर आपको आज कोई 30 लाख रुपए दे और बोले कि आप मार्केट से महिंद्रा की या फिर कोई और कंपनी की कोई गाड़ी लेकर आओ, तो क्या आप XUV 700 को फिर से लेकर आओगे या फिर कोई और कंपनी पे जाना चाहोगे? नहीं, फिर से XUV 700 या फिर स्कॉर्पियो।
ओके, स्कॉर्पियो एन, स्कॉर्पियो एन। ओके, इसी के साथ में ये था आज का वीडियो। आई होप कि आज की वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें एंड हम इंस्टाग्राम पे फॉलो करें टेक्निकल भोपाल ऑफिशियल। आप इनको भी फॉलो कर सकते हैं, यहाँ पर इनका इंस्टाग्राम का यूजर नेम भी आपको मिल जाएगा और साथ में आपका यूट्यूब चैनल का लिंक भी आप दे दीजिए। हाँ, मेरा YouTube चैनल भी सेम तरनवे के नाम से है, TARRUNWAY। बाकी मैं इंस्टाग्राम पे थोड़ा ज्यादा एक्टिव रहता हूँ। ये नंबर प्लेट आपने देखी होगी भोपाल में, हाँ। TARRUNWAY और 12। ये काफी वायरल हुई थी हमारी ये वीडियो। हाँ, तो बाकी यही है। इसी के साथ में हम आपसे मिलेंगे एक और न्यू वीडियो के साथ में। तब तक के लिए बाय बाय, थैंक यू।